हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था हिंदी का अर्थ, अर्थांतर और किस तरह से हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में प्रारंभ हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य ने का हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान हिंदी को प्राणिष्ठ हिंदी बनाने। हिंदी साहित्य में पद्य का प्रयोग किया जाता था, जिसमें विशेषकर ब्रजभाषा और अवधि का प्रयोग होता था। किंतु भारतेंदु जी के प्रयास के बाद गद्य का प्रयोग हिंदी भाषा में होना आरंभ हुआ, जिसकी सहायता से अनेक नाटक, कविताएं और कहानियां लिखी गई। गद्य के प्रयोग के साथ साथ खड़ी बोली का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें राजा शिव लक्ष्मण सिंह जी ने तो कालिदास जी के प्रमुख नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत का हिंदी में अनुवादन किया। और उनके गद्य अनुवादन के अनुसार उन्होंने हिंदी और उर्दू को अलग अलग बोलियां घोषित करते हुए हिंदी को संस्कृत के पदों से युक्त, बिना अरबी फारसी की सहायता लिए भी बोली जाने वाली हिंदुओं की भाषा कहा। उनकी इस हिंदी की परिभाषा से अंग्रेजी विद्वान पैराडिक भी सहमत थे। राजा साहब ने हिंदी को वास्तविक हिंदी के रूप में स्वीकार किया, परंतु मूलतः यह हिंदी हिंदी भाषा खड़ी बोली पर आधारित थी, जिसमें तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में होता था तथा घुली मिली भाषा के रूप में पहचान मिली। इसी के साथ साथ हिंदी को हिंदी भाषा के रूप में उसका व्यापक और पारिवारिक अर्थों में भी प्रयोग होने लगा। अनेक साहित्य हिंदी के प्रारंभिक साहित्यकारों ने, जिनमें रामचंद्र शुक्ल भी प्रमुख है, उन्होंने हिंदी साहित्य को ब्रज और अवधि तक सीमित न रखकर बल्कि राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली को के साहित्य को भी हिंदी भाषा के अंदर ही सम्मिलित किया। बल्कि वैज्ञानिक विशेषज्ञों जॉर्ज गिलियर्सन के प्रभाव के कारण ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली को ही हिंदी भाषा का उपभाषाओं के रूप में स्वीकार किया और इनको पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विभाजित किया। पश्चिमी हिंदी में उन्होंने ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली और अवधी को रखा बुंदेली को रखा और पूर्वी हिंदी में उन्होंने अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को रखा। हिंदी का प्रचार उन्होंने एक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फैजाबाद जिले से लेकर उत्तर में नेपाल की तराई से दक्षिण में रायपुर, खंडवा तक मानने लगे। पर व्यवहारिक रूप से राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी उपवर्ग की भाषाओं को भी हिंदी की उपभाषा माना गया। संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास यह विशेष अधिकार है कि वह हिंदी भाषा के विकास के लिए हर 5 साल में एक राज्य भाषा कमेटी का गठन करे और यह देखे कि 5 साल में हिंदी ने किस प्रकार विकास किया है और किस किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। राज्यभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत को 4 भागों में विभाजित करते हुए कै क्षेत्र के अंदर उन राज्यों को रखा गया जिनकी भाषा को हिंदी माना गया। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूहों की भाषा को हिंदी भाषा माना गया। लेकिन यहाँ पर एक असंगति उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदी को एक भाषा ना होकर भाषा एक परिवार या संघ है, निम्न जिसमें अनेकों भाषाएं सम्मिलित है और उनकी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। जिस प्रकार से खड़ी बोली को हिंदी के रूप में मान्यता राजनीतिक कारणों से मिली, उसी प्रकार गांधी जी ने भी स्वाधीनता की लड़ाई में हिंदी के महत्व को समझाया और इसका व्यापक प्रचार हुआ। गांधी जी ने भाषाई आधार पर लोगों को जोड़ा और मुस्लिम नेताओं के विरोध के कारण गांधी जी ने इसी भाषा को हिंदू और हिंदुस्तानी कहने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि हिंदुस्तानी वही भाषा थी जिसमें उर्दू मिश्रित भाषा थी, जिसके कारण जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदू और मुसलमानों के अंदर विभाजन की स्थिति उत्पन्न करने के प्रयास किया था। उसी उसी प्रयास को असफल करने के लिए गांधी जी ने हिंदी, हिंदुस्तानी भाषाओं को एक साथ सम्मिलित किया। अगर हम
हिंदी को भाषा, उपभाषा, बोली और उपबोली के आधार पर देखें तो हिंदी संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शेरसोनी, अर्धमगधी, मगधी अपभ्रंश, खस, महाराष्ट्री, राजस्थानी और ब्राह्मण अनेक भागों में डिवाइड होती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हिंदी एक भाषा न होकर भाषाई परिवार का समूह या संघ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अंशर